यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। कमेंट करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं अमरकांत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, मोहन राकेश का पहला नाटक है। तो ये चारों नाटक मोहन राकेश के हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, लहरों के राजहंस। लेकिन पूछा है मोहन राकेश का पहला नाटक, तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कला और संस्कृति डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क, ये विचार और वितर्क मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर प्रसाई की रचना है। और साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। और चारों सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। फिर अगला है, वैचारिकी शोध और बोध कृत के रचनाकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर प्रसाई। तो वैचारिकी शोध और बोध के रचनाकार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न नंबर 2 का है, रसिम रथी किस कोट की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है, गद्य काव्य है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? खंड काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। कामायनी, यामा, साकेत, प्रिय प्रवास। तो कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। और यामा महाकाव्य महादेवी वर्मा का है। प्रिय प्रवास महाकाव्य, ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। फिर है साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, लहर में, आशु में। तो लहर में संकलित है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लहर भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और आशु तीनों रचनाएं हैं। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर पूछा नहीं मिला है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्यकृति नहीं है? इंद्रधनुष रौंदे हिये ए। ठीक है। तो ऐसा कोई घर आपने देखा है, कला और बूढ़ा चांद, आंगन के पार द्वार। तो अज्ञेय की काव्यकृति इंद्रधनुष रौंदे हुए ये है। ऐसा कोई घर आपने देखा, ये भी है। आंगन के पार द्वार, ये भी है। यहाँ पर पूछा अज्ञेय की काव्यकृति नहीं है, तो कला और संस्कृति नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। और ये गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको तैयार करके जाएंगे। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने
अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। देखिए, राष्ट्र शब्द आ गया, जन शब्द आ गया, तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या लिखना है। गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूप जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय साहित्य और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो इस चैप्टर को पहचानने के लिए देखिए, यहाँ पुष्प शब्द आ गया, समझ जाइए, अशोक का फूल, कालिदास शब्द आ गया है और नववधू। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए लिख लेते हैं व्याख्या। लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने ही सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रतिम सौंदर्य को साकार करने का उन्होंने प्रयास किया है, वहाँ अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभायुक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। फिर अगला प्रश्न है, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? कालिदास से मिला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार कहा है? तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है जो वास्तविक होता है। लाभ कछु न पुकारन बदनाम ही उनकी सारी कथा है। ठीक है, इसकी संपूर्ण कहानी बदनाम होने की है। इसके विषय में पुकारने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सब व्यर्था है। मेरा मन, मेरा अंतःकरण अच्छी प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने के लिए सभी उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोई नाहक पूछत कौन बिता है। यानी ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। पाठ का नाम प्रेम माधुरी और कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने आपको बता दी है। प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। इसके बाद है, व्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो व्रज के सभी लोग पागल हो गए। फिर अथवा करके दिया है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयो हो शिखावन को जोग मथुरा ते तोपे।
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ ना। तो कृपा करके हे उद्धव ये वियोग की बातें मत कीजिए। कहे रत्नाकर। रत्नाकर जी कहते हैं, दया कर दर्शन दीनो, आपने दया करके मुझे दर्शन दिया है। दुख दरबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, तो इस दुख को और अत्यधिक मत बढ़ाओ। टोक टोक हुई है मन मुकुर हमारो है, ऐसा करने से हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हे उद्धव भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक मनमोहन यानी एक श्री कृष्ण ने तो मेरे हृदय में बस करके मुझे उजाड़ ही दिया है, अब हृदय में मन में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्धव प्रसंग से लिया गया है और जगन्नाथ दास रत्नाकर क्या है, इसके कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको बता दी है। इसके बाद है, श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा, तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। इसके बाद वैन पाहन शब्द का अर्थ, तो वैन पाहन शब्द का अर्थ होता है वचन रूपी पत्थर। इसके बाद 5 का नंबर है, लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अपलोड है, आप चेक करके देख सकते हैं। फिर कवि का जीवन परिचय है, ठीक है, शब्द सीमा 80 शब्द है, यहाँ पर 5 अंक है। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चित्रण अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद खंड खा, प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है, यानी 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। तो चलिए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पक्षियों ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। तब एक कौवा उठ करके कहा, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख इस प्रकार है तो क्रोध के समय कैसा होगा। इसके क्रोध होकर देखने से हम सभी गरम कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी मूल शंकर ने 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त के उपाय पर विचार करते हुए गांव गांव, नगर नगर, वन वन, पर्वत पर्वत यानी पर्वत पर्वत घूमते रहे, ठीक है, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा सके। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत, शास्त्रों की योग विद्या, शास्त्र तथा योग विद्या सीखी, ठीक है। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर संपूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से सन्यास ग्रहण करके दयानंद सरस्वती नाम को अंगीकार किया, ठीक है। फिर खा नंबर है इसका, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। सौने घना नाम पलवगा प्रबुद्धा विहाय चिर निद्रा, यानी अनेक रूप, आकृत, वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से जागे हुए मेढक बहुत समय से रुकी हुई नींद को त्याग करके नई जल की धारा से प्रताड़ित होकर के टर टर कर रहे हैं, अर्थात बोल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है। जितना हम खर्च करते हैं नित्य उतना बढ़ता है। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक यहाँ से मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 10 का खा और गा है,
संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस, रूपक अथवा अनन्वय अलंकार, चौपाई अथवा घर गीत का छंद। ठीक है, यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ से आपको 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर 12 का पहला है, चैनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम। निश्चला का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निश्चला का संधि विच्छेद होता है निस प्लस छला। क्या होता है? निस प्लस छला। ठीक है, इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद होता है अंतर प्लस राष्ट्रीय। फिर है निर्विघ्नम में समास है, तो निर उपसर्ग लगा है, अव्ययभाव समास है। दशानन में समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, फिर अथवा करके दिया है, विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई है, तो एक पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लिखता। लिखता में क्या है? अक्त प्रत्यय है। कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है, और दृष्टव्या में क्या है? तव्यत प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताना है। आपको एक शब्द में प्रत्यय बताना है। फिर खा नंबर प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का है। ग्रहम प्रतिगच्छ चतुर्थी विभक्ति है। ग्रहम प्रतिगच्छ में क्या है? तृतीया विभक्ति है। रामेण सा सीता वनम आगच्छा द्वितीया विभक्ति है। अग्ने स्वाहा चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।